माननीय वर्तमान के कांग्रेस के विधायक तो एक तरह से बोझ है जनता पे। मैं अब ये सब कहूँगा कि बोझ है कि लगातार जो पिछले कई सालों से जनता की सेवा में हमेशा हाजिर रहे हैं। हमने कोरोना काल में भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने लोगों की सेवाओं के लिए घर से बाहर निकले, ऑक्सीजन जैसी अहम जिसकी ज़रूरत थी उसके लिए उन्होंने कोशिश करी, सरकार से, सामाजिक संस्थाओं से और तरह तरह के संस्थाओं से बात करके उन लोगों के लिए उन्होंने सुविधाएँ उपलब्ध करवाई और कोरोना काल में अपनी जान की परवाह की, अपने परिवार की परवाह की है। हमेशा लोगों के साथ दूर तक में सहमत बने हुए हमारे साथ पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी हैं कि जिस तरह से उन्होंने विकास की गंगा जहां पर अपने कार्यकाल में दोहराई थी उसी को कंटिन्यू रखते हुए पूर्व विधायक जी लगातार आज भी शहर के लिए और ग्रामीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उनकी किस तरह से उन्होंने इस दायित्व को आज भी निभा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, लगातार आप पूर्व विधायक रहते हुए भी विधायक जी के कार्य को निभा रहे हैं, क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र के प्रति जिनका सोच निगेटिव हो जाता है, जिनका मकसद विकास नहीं रहता है, जिनका मकसद सेवा नहीं रहता, तो उस समय फिर ऐसा लगता है कि चूँकि जनता ने 70,000 लोगों ने मुझे भी वोट दिया है, हार जीत एक पहलू हो सकते हैं सिक्के के, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। और इसलिए लगातार मुझे ये प्रेरणा, और मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार ही है कि हर परिस्थिति में जनता के साथ में खड़े रहो, चाहे जैसी विषम परिस्थितियाँ हो, उसको चुनौती को अवसर मान के कि ये अवसर ईश्वर ने हमें दिया है। और विशेष करके हमने देखा कि कोरोना के समय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो एक भीषण महामारी है कोरोना की, इसको चुनौती को अवसर मानो कि ईश्वर ने हमें एक सेवाओं का अवसर दिया है। और इसलिए हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मैदान में लगा रहा, चाहे हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री माननीय जगदीश जी हो, माननीय मोहन यादव जी हो, या इस क्षेत्र के सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी हो, या फिर वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर और पूर्व में केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत जी, और पार्टी का संपूर्ण कार्यकर्ता लगा रहा। और मुझे लगता है कि वही कारण था कि हम कई जिंदगियों को असमय मृत्यु से बचा पाए। और आपको आश्चर्य होगा मेरी बात सुन के कि जब हम 17-18 तारीख को हम जब सर्किट हाउस में हमने एक प्रारंभिक बैठक करी, और 20-21 तारीख को तो कोरोना बिल्कुल पीक पे आ गया था। उस वक्त इस नागदा खाचोद विधानसभा में कोरोना के जो मरीज है उनके ट्रीटमेंट के लिए एक भी बेड नहीं था, एक भी बेड। और हमने फिर कलेक्टर से बात करी, संबंधित अधिकारियों से करी, जनप्रतिनिधि जो भी हमारे माननीय मंत्री उनसे बात करी, और हमने पद्मावती खाचरोद में 20 बेड से हमने नागदा खाचरोद विधानसभा में प्रारंभ करा। उसके बाद फिर नागदा में लेंसेक्स ने एक ICU वार्ड बनाया था। और आपको आश्चर्य होगा कि वो शायद मुझे लगता है कि 2018 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन 2019, 20 और 21 कोरोना की सेकंड लेयर आने तक उसमें कचरा भरा हुआ था, कबाड़ खाना था। उस ICU का मुझे लगता है कि आज की तारीख में इंदौर के जो अच्छे हॉस्पिटल है उस स्तर का वो हमारा ICU वार्ड था। जब मुझे डॉक्टर दुबे ने कहा आप क्या कर रहे हो, आप जैसे जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि होते हुए भी हमारे पास में पेशेंट आते, लेकिन हम भर्ती कहाँ करें क्योंकि एक भी कोरोना का बेड नहीं है। मैंने सुबह उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने शाम को ही सारे प्रशासनिक अधिकारियों को बुला के उनको कहा, और हम लोग फिर वहाँ गए, जाके देखा, और हम सब ने मिलकर ये तय करा कि हम 2 दिन में इसको चालू करेंगे। हमने 2 दिन में वो चालू करा। फिर हमने खाचरोद के अंदर सरकारी अस्पताल जो मेरे समय भवन बन गया था, वहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं थी, हॉल था, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन ऑक्सीजन की कमी थी। मैंने वहाँ के SDM और SDOP दोनों को कहा कि जितने भी वेल्डिंग करने वाले जंबू सिलेंडर उन सबको अधिग्रहण किया जाए। हमने अधिग्रहण करा, हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर आए, भरने की व्यवस्थाएँ करी, और हमने 20 बेड वहाँ पे चालू करे। फिर हमने नागदा सरकारी अस्पताल में 20,
बेड चालू करें। फिर माननीय अनिल फिरोजिया जी, मोहन जी, जगदीश जी, माननीय गहलोत जी के सहयोग से हमने बीमा अस्पताल का एक बड़ा टारगेट हाथ में लिया और देखते ही देखते हमने बीमा अस्पताल में भी 30-40 बेड की। इससे मात्र हमने 10 दिन के अंदर 0 से 125 बेड पे हम लेके आ गए। कई बार हमारे सामने ऑक्सीजन की भी एक बड़ी चुनौती आई। आप सबको ध्यान होगा कि हमारे एक ट्रक हमारा गुजरात गया, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वहाँ के कलेक्टर से, वहाँ के विभाग के मंत्री से और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके वहाँ से एक टैंकर पूरा ऑक्सीजन का भराया। फिर वहाँ के चूँकि सभी जगह क्राइसिस था तो वहाँ के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ भी पोजीशन टाइट है। फिर हमें पता लगा, हमने एक ट्रक पूरा टैंकर चित्तौड़ से भरवाया। वहाँ के कलेक्टर को पता लगा लिया तो उसने पुलिस और तहसीलदार सारे उसको पूरे अपने हैंडओवर ले लिया। फिर माननीय थावरचंद जी गहलोत जी से मैंने 3-4 बार कलेक्टर से बात करी, जबकि कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डायरेक्ट 2-3 बार कलेक्टर से बात नहीं करता। फिर मैंने भी बात करी और अंतोगत्वा हमें फिर वहाँ से एक टैंकर और मिला। लगातार हम पूरे देश में, छत्तीसगढ़ से में हमने एक टैंकर भरवाया। ऐसे करके केवल हमारे यहाँ की छतरी के लिए ऑक्सीजन नहीं आई। आपको आश्चर्य होगा मेरी बात सुन के। एक बार तो जब टैंकर हम लोग छत्तीसगढ़ से लेके आ रहे थे तो कमिश्नर साहब को पता लग गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये टैंकर केवल आपके लिए नहीं है, इसमें आपको अमरदास में भी देना पड़ेगा, आरटी गार्डन में भी देना पड़ेगा, रतला मेडिकल कॉलेज में भी देना पड़ेगा, मंदसौर भी देना पड़ेगा। हमने दी, लेकिन हमने उनसे ये कहा कि जब हमें ज़रूरत लगेगी तो आपको भी हमको देना पड़ेगी। और ऐसे करके मुझे लगता है कि हमने इतना सारा लोगों को, रात को भी अगर 2 बजे भी किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी तो हमने हमारी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे, चाहे खाचूर भेजने की ज़रूरत पड़ी या और कहीं। ऐसे पेशेंटों को भी हमने हमारी गाड़ियों से भी अब बहुत बड़ी संख्या में फिर सामाजिक संगठन भी लगे और तो मुझे क्या लगा कि इस जीवन में वो एक हमारे लिए एक नया अवसर था कि सेवा कैसे होती है। जब परिवार के लोग भी हाथ नहीं लगा रहे थे कोरोना पेशेंट को, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, समाज के सामाजिक संगठनों किस प्रकार से लगे, उससे ऐसा लगा बहुत सी जिंदगियाँ बची। वैसे लगातार देखने में आ रहा है कि आप चुनाव हारने के बावजूद भी लगातार जनता के साथ बने हुए हैं, जनता के हर सुख दुख दर्द में भी हमेशा साथ रहे हैं। उसी क्रम में आपने ग्रामीण में भी जो लाइट की समस्या थी, इंटरग्रिड की जो समस्या थी, उसके लिए भी आप प्रदेश सरकार से हमेशा कोशिश करते रहे और विभिन्न गाँवों में ग्रिड के लिए भी आपने कुछ लाखों रुपये का सेक्शन किया, तो उस बारे में आप क्या कहें? इन्हें कहा ना कि जब वर्तमान के कांग्रेस के विधायक अपने कर्तव्यों से उन्होंने पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया और कुछ काम ऐसे थे कि उनको कुछ करना ही नहीं था। जैसे आज ही मैं बिरलाग्राम में मेरे घर पे माता जी का पूजन करके, मेरे गुरुजी रहते हैं चंबल तट पे एक आश्रम में, वहाँ मैं गया तो मैंने देखा कि 2017 में जो चंबल पे फ्लाईओवर ओवर ब्रिज बनना था 9 तक का, 2018 में हमने शायद 22 या 23 पिल्लर में से 17-18 पिल्लर बन गए थे। मात्र 4 या 5 पिल्लर बनाने थे। अब आप सोचिए, इतना सीनियर विधायक अगर 4 बार के विधायक हो, जिसको कांग्रेस, उनके खुद की इच्छा थी वर्तमान के विधायक थी कि मुझे कांग्रेस मंत्री बनाएगी क्योंकि इतने वरिष्ठ विधायक है, 4 साल का एक लंबा अनुभव, राजनीतिक अनुभव उनको है। लेकिन उसके बाद भी उनकी सरकार होते, माननीय कमलनाथ जी की सरकार 18 में नवंबर में बन गई थी, मार्च 2020 तक रही, लगभग 1.5 साल की सरकार रही, वो उसका काम प्रारंभ नहीं करा पाए। फिर 20 में हमारी सरकार बनी, कोरोना आ गया, 20 पूरा हो रहा, 21 में फिर कोरोना आ गया। हमने शायद 2021 आखिरी में उसका बातचीत करी माननीय मुख्यमंत्री जी से, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से, विभाग के अधिकारियों से, और आज मैंने देखा कि लगभग 90% उसका काम हो गया 6 महीने 7 महीने के अंदर। तो ये एक लगता है ऐसा कि काम करना असंभव नहीं है, लेकिन एक मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। खाचरोद जब हम रतलाम फाटक पे गवर्नमेंट कॉलोनी से निकलते तो 2018 में फ्लाईओवर स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, बजट प्रावधान हो गया, केवल काम प्रारंभ कराना था। अब जाके उसका काम हमने प्रारंभ कराया। ऐसे ही खाचरोद में जावरा फाटक पे फ्लाईओवर मंजूर था, उसका काम चालू कराना था, अभी तक शायद वो जनता को समर्पित हो जाता। अब हमने उसका काम चालू करा कर उसको पूर्ण कराएंगे। ऐसे ही उमरना फाटक पे फ्लाईओवर था, अभी नागदा में अस्पताल 2018 में स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया,
अभी तक उसको डिसमेंटल नहीं कराना, खाली एक बोलना और जनता को इसको ना समझना, मुझे लगता है कि ये एक जनता के साथ आपको जनता ने जीता उनके साथ छला हुआ। वो अस्पताल अभी डिसमेंटल होकर काम प्रारंभ हो जाए। कन्या महाविद्यालय का माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में भूमि पूजन हो गया। उसके बाद में फिर उन्होंने कांग्रेस की सरकार में मंत्री को बुला के उसका फिर भूमि पूजन कराया, लेकिन काम प्रारंभ हो उसकी चिंता नहीं करी कभी भी। अब उसका काम प्रारंभ करा के अब वो मेरे को लगता 5-6 महीने के अंदर शायद पूर्ण होगा। बागेड़ी नदी पे हमारा डैम 2018 में स्वीकृत था, छोटा डैम है, फारसुतिया में डैम था। अभी मैं फिर माननीय मंत्री जी से और विभाग के प्रमुख सचिव से मिलकर बरसात के बाद मुझे आश्वासन दिया कि चालू करा के अगली बरसात में हम उसको पानी को रोकेंगे। ऐसे सैकड़ों काम है, सैकड़ों काम जो मंजूर है उनको कुछ नहीं करना। अब उन कामों को भी अगर आप चालू नहीं करवा सकते हो, रिंग रोड पे खाली मुश्किल से 40-50 मीटर की सड़क बनाना है, जिसमें करोड़ों रुपए की रिंग रोड और कई जिंदगियां जो खतरे से रहती, हाईवे ट्रैफिक जो पूरे शहर में से निकलता है, उसी के लिए हमने रिंग रोड बनाई है। अभी माननीय सांसद जी से बात करी, हम नागदा में DRM आए, बात करी उनकी पूरी, एक बार पहले टीम आ गई, एक बार फिर अभी टीम आई, हमने उसका निरीक्षण करा। अब जाके मुझे लग रहा है उम्मीद कि वो रोड को हम चालू करा पाएंगे। तो ऐसे खाली बोलना। हाँ, एक चीज़ मैं आज विशेष करके कोट करूँगा, उन्होंने एक ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि विधानसभा जो लोकसभा का एक पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का, उसमें किसी विधायक को प्रश्न या ध्यानाकर्षण तारंकिक या शून्यकाल में ये इस प्रकार के प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं माननीय वर्तमान के विधायक जी से कहना चाहूँगा, भले आदमी, केवल वहाँ प्रश्न पूछना ही पर्याप्त नहीं होता है। कई बार विभाग के मंत्री के द्वारा उस काम को करने का आश्वासन देने के बाद भी अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे तो वो काम नहीं होता है। और इसलिए उन्होंने एक बड़ा एक अपने जिंदगी का मकसद बना लिया कि केवल विधानसभा सत्र में, विधानसभा में प्रश्न पूछना और पेपरों में, समाचार पत्रों में देना, और उसके बाद उस बात को भूल जाना। मजाक है, मजाक, लोकतंत्र की मजाक है। एक विधानसभा के पटल पे कोई आश्वासन देने के बाद में उस माननीय मंत्री का भी, उस सरकार का भी और विधानसभा की पूरी टीम का भी कर्तव्य और उस विधायक का भी कर्तव्य कि वो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आश्वासन मिला, उस काम को कराएं, नहीं तो वहाँ से विश्वास से उठ जाएगा, उस जगह से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि वो अंतिम प्लेटफॉर्म एक जनप्रतिनिधि के लिए। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने कई बार प्रश्न पूछे और नहीं फॉलो करने के कारण उसमें हमें सफलता नहीं मिली है, और नहीं मिली उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि दोषी होता है। हमारे समय में अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अगर सार्वजनिक कोई घोषणा करी, मेरे समय 42 घोषणा मुख्यमंत्री ने करी थी, तो 42 ही मैंने इम्प्लीमेंट करा के स्वीकृत करा दी। वही उल्टा दिलीप जी गुजर के समय दिग्विजय सिंह जी जो माननीय मुख्यमंत्री थे, एक घोषणा करी उन्होंने कि बड़ावदा से गोठरा माता जी तक सड़क बनाएंगे, सिंगल घोषणा। वो घोषणा भी मेरे विधायक बनने के बाद में मैंने माननीय शिवराज सिंह जी से कि एक मध्य प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, इसको पूरा करो। वैसे एक हमेशा समस्या रही हुई थी यहाँ पे नालों की, जो 2 नाले शहर के मुख्य, उसके लिए भी आपके प्रयास हुए थे और लाखों रुपए का आपने वहाँ से भी सेंक्शन करवाया, जिसके विधायक इस तरह से तुम कहेंगे क्या हुआ, एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू था कि चामुंडा माता के नीचे माननीय दिलीप जी गुजर के समय डैम स्वीकृत हुआ। बाद में नगर पालिका ने चूँकि उसे जलावर्धन योजना मंजूर करानी थी, नगर पालिका ने एक एफिडेविट दिया था कि शासन ने पूछा था कि आपकी पानी की उपलब्धता कहाँ है, तो नगर पालिका ने कहा था कि हम हमारा डैम बनाएंगे। लेकिन बाद में नगर पालिका और बिरला समूह के बीच में एक समझौता हो गया, उन्होंने पानी देना एक तरह से स्वीकार कर लिया कि हम आपको पानी देंगे। फिर वो डैम नगर पालिका ने बनाया नहीं, उसको मैंने फिर एक ध्यानाकर्षण प्रश्न लगाया। और शायद विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 3 मंत्रियों को मैंने खड़ा करके मेरे एक ही प्रश्न का जवाब दिया। मैंने उस वक्त जल संसाधन मंत्री से पूछा, फिर जल संसाधन मंत्री ने कहा कि वो जहाँ डैम बनने वाला वहाँ एक बड़ा नाला मिलता है, उस नाले के कारण वो पानी पीने योग्य नहीं होगा। तो मैंने माया सिंह जी से पूछा, माया सिंह जी उस वक्त नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम वर्ल्ड बैंक से ये 2 नाले आपको मंजूर कराएंगे। और ऐसी फिर मैंने PHE मंत्री से भी
प्रश्न पूछा कि 22 गाँव में एक पीने का बड़ा संकट है, इसके लिए कोई भविष्य की आपकी योजना है? तो उस समय माननीय मंत्री जी का एक प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रश्न का आश्वासन था कि हम वर्ल्ड बैंक से बनाएंगे। और चूंकि उस प्रश्न के साल भर बाद में चुनाव हार गया, फिर मैंने अभी फिर उसको फॉलो अप करा, और अभी मेरी जानकारी में शायद 18 करोड़ रुपए उन दोनों नालों के लिए स्वीकृत हो गया। वो एक बड़ा हमारे लिए समस्या का निदान होगा, क्योंकि बिल्डाग्राम में रेसिन स्कूल से नाला निकलता है, पूरे शहर के मध्य से होते हुए वो ईदगाह के पास होते हुए चंबल नदी में मिलता है, और एक अपना बनबना तालाब का जो वेस्ट वेयर वो वाला नाला, और आगे चूँकि वो तो वेस्ट वेयर है, लेकिन आगे वो एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तन हुआ था। पाल्या रोड और वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 और 4 और ऐसे होते हुए वो चंबल में मिलता है। वो दोनों नाले स्वीकृत होने के बाद मुझे लगता है कि उनके आसपास के रहने वाले लोगों का ज़िंदगी का एक स्तर सुधरेगा। तो वो एक मुझे लगता है कि एक बड़ा काम होगा। वो केवल नाला ही नहीं बनेगा, वो कई जिंदगियों को बीमारियों से भी बचाएगा। हाँ, वैसे लगातार देखने में आया कि आप हमेशा एक्टिव रहे हुए हैं, हमेशा लगातार आप जो जनसंपर्क में रहे हैं, गाँवों में, शहरों में, सबसे, तो विकास के लिए आज भी आपकी लगातार कोशिश हो रही थी। तो इसमें आप विधायक जी को कहाँ देखते हैं? देखो, विधायक जी मुझे लगता है कि वैसे माननीय विधायक जी का विकास से कोई दूर दूर तक भी नाता नहीं है। मुझे लगता है कि उनके पूरे 20 साल का कार्यकाल का, और मैं तो आज एक बड़ी चुनौती दे रहा हूँ वर्तमान के विधायक जी को कि 60 साल मध्य प्रदेश में संभवतः कांग्रेस की सरकार रही, और 60 साल की तुलना में माननीय लाल सिंह जी, माननीय विपट साहब या माननीय वीरेंद्र सिंह जी ऐसे 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पहले रहे। उन तीनों की मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे वरिष्ठ थे, मार्गदर्शक थे, लेकिन मैं माननीय दिलीप गुर्जर जी के 20 साल और कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार के 60 साल, इस 60 साल पे अगर 2013 से 18 की तुलना करोगे तो 60 साल पे 5 साल विकास की दृष्टि से भारी पड़ेंगे, और भारी नहीं पड़ेंगे, कई गुना भारी पड़ेंगे। और उससे ऐसा लगता है कि विकास कहीं हमसे दूर नहीं है, लेकिन जीवन में एक टारगेट बना के आप काम करोगे, क्षेत्र की संपूर्ण क्षेत्र की जानकारी हासिल करोगे, क्या आवश्यकता है पहले उस आवश्यकता को पहले आप निदान करोगे, और ऐसे करके धीरे धीरे अगर 5 साल बहुत लंबा समय होता है ज़िंदगी का, 1700-1800 दिन होते हैं, कम दिन नहीं होते, और उन 1700-1800 दिन में अगर आप पूरे समय सदुपयोग करोगे उस समय का जो ज़िंदगी में ईश्वर ने और जनता ने आपको दिए हैं, तो मुझे लगता है कि नया इतिहास आप बना सकता है एक विधायक। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मुझे रहा, और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि जो काम मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, मंत्रियों के आशीर्वाद से 5 साल में हुआ है, आने वाले 50 साल में भी शायद वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा जो रिकॉर्ड हमने 13 से 18 में बनाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि माननीय वर्तमान के कांग्रेस के विधायक तो एक तरह से बोझ है जनता पे। मैं अब ये सब कहूँगा कि बोझ है कि कितना अवसर देने के बाद भी अगर क्षेत्र को आप कुछ भी नहीं दे पाओगे, कुछ भी ना आप शिक्षा दे पाओगे, ना स्वास्थ्य दे पाओगे, उस समय सड़कों की बुरी हालत थी, न पीने का पानी दे पाओगे, न आप रोजगार के कोई नए अवसर के लिए कुछ सर्जन कर पाओगे, तो मुझे लगता है कि फिर क्यों आप कहोगे कि मेरी सरकार नहीं। आपकी सरकार, दिग्विजय सिंह जी के समय भी एक अवसर मिला, माननीय कमलनाथ जी के समय भी अवसर मिला, आपने कुछ नहीं करा। आपके समय का भगतपुरी में औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत हो गया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ न सड़कें थी, न बिजली था, न पानी थी, न लाइट थी, कुछ नहीं था, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। मैं विधायक बनने के बाद में वहाँ हमने 33 kV का ग्रिड बनाया, पानी की व्यवस्था करी, स्ट्रीट लाइट करी, सड़कें करी, और आज मुझे लगता है 5-25 उद्योग वहाँ पे छोटे छोटे उद्योग चालू हुए, उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमने फरनाखेड़ी में माननीय शिवराज जी से हमने घोषणा कराई, और घोषणा कराने के बाद में फिर वो बस्ते में ठंडे रस्ते में चले गए। फिर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 2020 में सरकार बनी, हमने वहाँ सड़कें बनाई, अभी ग्रिड बन गया है, स्ट्रीट लाइट का काम चल रहा है। मुझे लगता है 5-6 महीने के अंदर वहाँ प्लाट कटने लग जाएंगे, तो ये अवसर मिलते हैं लोगों को, नए होते हैं। वैसे पार्टी ने आप पे बहुत भरोसा किया, आपको यूपी भेजा था, वहाँ पे भी आपके त्योहार में काफ़ी विधायक की भी जीत हुई थी, अभी वर्तमान में आप गुजरात जा रहे हैं, तो इसके लिए आप पार्टी, देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का मैं मानता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पे एक उपकार होता है
कि जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को सीखने का अवसर मिलता है। हर क्षेत्र में वहाँ की भौगोलिक दृष्टि, वहाँ का रहन सहन, मतदाताओं का व्यवहार, मतदाता किस प्रकार से वोट करता है। यहाँ हमारे यहाँ 2 लाख के 2 लाख के वोट रहते हैं, वहाँ 4 लाख वोट रहते हैं। हमारे यहाँ 200 मतदान केंद्र रहते हैं, वहाँ 400 मतदान केंद्र है। जनसंख्या का घनत्व खूब रहता है यूपी के अंदर। ऐसे अभी गुजरात में मुझे काम करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे जीवन में एक नई चीज़ सीखने के लिए होती है कि हम वहाँ से क्या बेहतर, जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ का पार्टी का नेतृत्व क्या चुनाव को जीतने के लिए अपनी रणनीति को किस प्रकार से बनाता है और चुनाव को जीतता है। तो गुजरात में विगत 27 वर्षों से सरकार है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे मतलब देश के अंदर जितने भी राज्य, उसमें सर्वाधिक किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो गुजरात में 27 सालों से 5 साल फिर बनाएंगे ऐसे करके 32 साल। तो वहाँ पे सरकार का काम करने का तरीका, कार्यकर्ताओं का काम करने का तरीका, जनता के बीच में उनका व्यवहार, चलन, विकास, ये सब चीज़ें वहाँ सीखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुझ पर एहसान है, उपकार है कि मुझे काम करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों को जवाब दिया। और जहाँ तक विधायक दिलीप सिंह गुजर के बारे में उन्होंने कहा कि शायद जो जनता के लिए उस तरह से जो काम जो विधायक जी को करना चाहिए थे वो विधायक जी न करते हुए आज पूर्व विधायक जी को खुद को दिलीप शेखावत जी को करना पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ विधायक जी का छला हुआ है। अब आने वाला जो टाइम है वो 2023 में एमपी में भी चुनाव होने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एमपी चुनाव में ये मुद्दे कहाँ तक ये काम करेंगे और किस तरह से इस चीज़ों पर पाएंगे दिलीप शेखावत जी। मैं